हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अब तक हमने हरिहर काका जो हमारा संचयन बुक में जो लेसन है, पहला लेसन हरिहर काका, इस पाठ का हमने वाचन किया था। इस वीडियो में हरिहर काका का जो लेसन है उसका हम अर्थ समझेंगे। उस लेसन में लेखक ने हमें क्या बातें बताई है वो देखेंगे। तो टाइटल से आपको पता चल ही रहा होगा जिसका नाम है हरिहर काका। तो यह पाठ, इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है मिथिलेश्वर। अब इस पाठ में क्या दिया है, तो एक जो मेन कैरेक्टर है वो है हरिहर काका और उनके इर्द गिर्द ही यह कहानी घूम रही है। हरिहर काका अकेले हैं और उनकी कोई संतान नहीं है। लेखक जब काका से मिलने उनके घर गए तब उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बहुत देर तक उनके पास बैठने पर भी हरिहर काका ने लेखक के साथ कुछ भी बातचीत नहीं की, लेकिन उनकी मनोदशा, मनस्थिति देखकर यह पता चलता था कि उनके मन में बहुत कुछ दबा पड़ा है। उनकी आंखें ही सब कुछ बता रही थी। तो यहाँ पे जो लेसन दिया हुआ है, उस लेसन में जो हरिहर काका है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हरिहर काका के साथ जो लेखक का संबंध है वह संबंध बहुत ही अच्छा है। जब लेखक उनके पास उनको मिलने के लिए जाते हैं तो हरिहर काका उनके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करते। लेखक की ज़िंदगी में हरिहर काका का स्थान महत्वपूर्ण था। वे उन लोगों में से थे जिनको वह बहुत आदर और सम्मान देते थे। इसके दो कारण थे। एक तो यह था कि हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते थे और दूसरा यह कारण था कि हरिहर काका लेखक को लेखक को बचपन में बहुत लाड़ प्यार देते थे, उनका दुलार करते थे, उनको अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। तो लेखक का भी लगाव हरिहर काका के साथ बहुत ज़्यादा था और हरिहर काका का भी लगाव लेखक के साथ बहुत ज़्यादा था। हरिहर काका बिल्कुल उसी तरह लेखक को प्यार करते थे जिस तरह एक पिता भी अपने बच्चों से नहीं करता होगा, उससे भी ज़्यादा प्यार हरिहर काका लेखक को करते थे। तो शायद यह सब करने के पीछे यह कारण हो सकता था। लेखक यहाँ पे यही कहते हैं कि यह सब करने के पीछे एक कारण यह हो सकता है कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी तो हो गई थी लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी, उनको संतान सुख नहीं मिला था। अब जब लेखक जवान हो गए, थोड़े बड़े हो गए, तो हरिहर काका उनके पहले दोस्त बने थे। सबसे पहला दोस्त हरिहर काका ही बने थे। मानो काका ने भी इसी दोस्ती के लिए इतनी प्रतीक्षा की थी, ऐसा लेखक यहाँ पे कहते हैं। अब इससे पहले कि उनकी किसी के साथ इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी जितनी लेखक के साथ हुई थी। अब लेखक के साथ काका हर बात को शेयर करते थे, उनको हर बात बताते थे, कुछ भी उनसे छिपाते नहीं थे, खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ कहना ही बंद कर दिया था। उनकी हालत ऐसी थी मानो बीच मझधार में कोई नाव फंसी हो, लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो। यहाँ पे लेखक ने यही पढ़ दिया है कि हरिहर काका के साथ कुछ ऐसी घटनाएं वहाँ पे घटी है। इसकी वजह से हरिहर काका की जो हालत है वो हालत ऐसी हो गई है कि जैसे कि बीच मझधार में कोई नाव फंसी हो और उस नाव में जो लोग बैठे हैं वो चिल्लाकर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मदद के लिए चिल्लाकर भी उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आता। तो सब डूबने के अलावा उनके पास और दूसरा कोई पर्याय नहीं रहता। कुछ ऐसी ही हालत हरिहर काका की थी। वह बड़े अस्वस्थ और बेचैन थे। अब जब लेखक हरिहर काका के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि अब हरिहर काका समझ नहीं पा रहे हैं, कहे तो क्या कहे। अब ऐसी कोई बात नहीं जिसे कहकर वे खुद को हल्का महसूस करें। कोई ऐसा उपाय भी नहीं था जिससे वे मुक्ति पा सके। अगर मैं, यानी लेखक खुद को कह रहे हैं कि अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी इसी गूंगेपन का शिकार हो जाता। अब हरिहर काका ने एकदम से चुप्पी क्यों रखी है, हरिहर काका एकदम से चुप क्यों है, क्यों वो लेखक के साथ बात नहीं करते? क्योंकि हरिहर काका के साथ घटनाएं ही ऐसी घटी है जिन घटनाओं का जो परिणाम है हरिहर काका के मन पर गहरा हुआ है। इसकी वजह से हरिहर काका अब ना किसी के साथ बात करने की इच्छा रखते हैं और ना किसी के साथ मिलने की। तो लेखक यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाता जो हरिहर काका के साथ हुआ है तो शायद मैं भी इसी गूंगेपन का शिकार हो जाता था। अब हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ गए, उनकी यह हालत कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले लेखक हमें उनके गांव के बारे में बताते हैं।
अब वहाँ के ठाकुरबाड़ी के बारे में हमें बताते हैं, जो इस सारी घटना के लिए जिम्मेदार होने का एक माध्यम था। जो ठाकुरबाड़ी है, जो हरिहर काका के साथ जो घटनाएं घटी है, उसके जिम्मेदार ठाकुरबाड़ी भी थी, और वो किस तरह की थी वो आगे लेखक ने हमें बताया है। तो लेखक ने सबसे पहले अपने गांव का यहाँ पे वर्णन बताया कि हमारा गांव कहाँ था। तो लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। अब गांव के 3 प्रमुख स्थान हैं। अब गांव के 3 प्रमुख स्थान कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। एक है गांव के पश्चिम किनारे बड़ा सा तालाब, दूसरा गांव के मध्य में बरगद का पुराना पेड़, और तीसरा पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते थे। कौन सी 3 बातें यहाँ पे प्रमुख स्थान लेखक ने बताई है कि गांव के पश्चिम किनारे बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य में बरगद का पेड़, पुराना पेड़, और पूरब में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। अब इस ठाकुरबाड़ी का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कुछ पक्की जानकारी तो नहीं है। यहाँ पे लेखक ने बताया है कि कैसे ये ठाकुरबाड़ी बनी, इसकी पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा था, और वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करता था। वो जो संत है वो ठाकुर जी की यहाँ पर पूजा करता था, और लोगों से भीख मांगकर खा लेता था, अपनी पेट पूजा करता था, और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। इसका मतलब लोगों के मन में उस ठाकुर जी के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा फैलाने का काम वो संत करता था। अब बाद में लोगों ने क्या किया, चंदा करके जो ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर को बनवा दिया। छोटा सा ही मंदिर बनवाया, और फिर क्या हुआ आगे, जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, और मंदिर के कलेवर में भी विस्तार हो गया। इसका मतलब और चंदा इकट्ठा होने लगा, और धीरे धीरे उस मंदिर का विस्तार होने लगा, उस मंदिर को बड़ा बनाते चले गए वो लोग। अब लोग ठाकुर जी को मनोती मानते कि बहुत ज़्यादा वो श्रद्धा का स्थान बन गया था एक प्रकार का। लोग तरह तरह की मनोती मानते थे कि पुत्र हो, मुकदमे में विजयी हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। तो ये सारी जो मनोतियाँ हैं, ये मनोती लोग, उस गांव के लोग ठाकुर जी के पास या ठाकुरबाड़ी में आकर मांगते थे। और फिर इस मनोती की, अगर इसमें से किसी की मनोती अगर पूर्ण हो जाती और जिसको सफलता मिलती, तो वो खुशी खुशी में ठाकुर जी को रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते, और अधिक खुशी होती तो क्या करते, ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे। तो इतनी वो श्रद्धा का एक भाग होता था। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि लोगों की मनोकामना अगर पूरी होती थी तो वो सारा श्रेय ठाकुर जी को देते थे, ठाकुरबाड़ी में देते थे, और यह परंपरा आज तक भी जारी है। अब लोगों का ऐसा विश्वास वहाँ पे होने लगा कि अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में जीत होती है तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनोती मनाई गई थी। तो इसका मतलब ये, कोई भी अच्छा काम अगर होता था, कोई भी शुभ काम अगर होता था, जल्दी हो जाता था या मनोती पूर्ण हो जाती थी, तो लोगों का विश्वास ऐसा बैठा था कि ये सारा ठाकुरबाड़ी की वजह से ही हो रहा है। तो यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ लेखक के गांव की ठाकुरबाड़ी थी, बल्कि उस इलाके में सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी थी। जो उस इलाके में जितने भी गांव आते थे, उस गांव में ये इनके गांव की जो ठाकुरबाड़ी है, जो ठाकुर जी का जहाँ पे मंदिर था भव्य दिव्य, वो ठाकुरबाड़ी सारे लोगों में फेमस हो गई थी। अब होता है ना कभी कभी कि एक मनोती अगर पूरी हो जाती है तो वो आदमी दूसरे को बताते कि मैंने ऐसे ऐसी मनोती की थी और ऐसी मनोती वहाँ पे मेरी पूर्ण हुई, तो वो स्थान श्रद्धा का स्थान माना जाता था। यहाँ पे दिया है लेखक ने कि ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। अब देखिए ठाकुरबाड़ी के नाम पे क्या है कि 20 बीघे खेत और धार्मिक लोगों की एक समिति, जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। इसका मतलब ये ठाकुरबाड़ी इतनी बड़ी हो गई थी, 20 बीघे खेत उसके नाम था, एक धार्मिक लोगों की समिति थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें वो ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं, ठाकुरबाड़ी का जो व्यवहार देखने वाले जो लोग हैं उसमें शामिल थे, जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करते थे। तो यहाँ पे उस कमेटी के द्वारा एक महंत की भी नियुक्ति होती थी, एक महंत सिलेक्ट किया जाता था, और एक ठाकुर जी की पूजा करने के लिए एक पुजारी का भी सिलेक्शन करते थे इस कमेटी द्वारा। आगे देखते हैं।
अब ठाकुरबारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबारी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव में जब भी बाड़िया सूखे की चपेट में आता है तो ठाकुरबारी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबारी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबारी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबारी में ही जलता है। जन्म और शादी के जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम दी जाती है। ठाकुरबारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार होती है तब ठाकुर जी के नाम अगौम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में कि कितना महत्व ठाकुरबारी को दिया जाता था उस गांव में। ठाकुरबारी में जो काम करते थे लोग, उनका मेन उद्देश्य ये था कि लोगों में भक्ति भावना पैदा करें, उनको ठाकुर जी के प्रति आकर्षित करे और ठाकुरबारी में आने को उनको मजबूर करे। तो ये जो भक्ति भावना है वो धर्म से रिलेटेड जो लोग रहते थे, धर्म को मानने वाले जो लोग रहते थे, उनके प्रति वो श्रद्धा भाव रखते थे। हमेशा ठाकुरबारी में भजन कीर्तन की आवाज़ गूंजती रहती थी और जब गांव में बाढ़ या सूखा पड़ जाता तो ठाकुरबारी के आहते में तंबू लग जाता था। तो उसकी सुरक्षा के लिए, गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए सारे लोग ठाकुरबारी में तंबू लगाकर रहने लगते थे, क्योंकि ये जो ठाकुरबारी है थोड़ी ऊंची जगह पर बनी थी और उस मुश्किलों से या उस अड़चन से छुटकारा पाने के लिए लोग ठाकुरबारी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते। इसके अलावा क्या होता था, तो किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत करनी हो तो ठाकुर जी के पास आते थे। इसका मतलब कि सबसे पहले अगर होली का त्यौहार रहता तो सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता, कलर जो है ठाकुर जी पर चढ़ाया जाता। दिवाली अगर रहती तो सबसे पहला दीप या सबसे पहली जो ये है दिवाली का जो दीप रहता है सबसे पहला वो ठाकुरबारी में ही जलता था। और जन्म, शादी, जनेऊ के अवसर पर तो अन्न वस्त्र की भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती थी। ठाकुरबारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के लिए गांव में घर घर घूमते थे, उनका कथा वाचन करते थे। और लोगों के खलिहान में या लोगों के खेतों में जब पहली फसल आती थी तो उस फसल की जो अनाज की ढेरी है वो तैयार हो जाती थी, तब उसका जो भोग है वहाँ से निकाल कर पहले ठाकुर जी को ही लगाया जाता था। तो ठाकुर जी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबारी में ही बिताते हैं। अब क्या होता है, गांव देहातों में जो लोग खेतों से आते हैं शाम को वापस घर पे, तो खाली समय जो रहता है उस खाली समय में क्या होते थे, ठाकुरबारी में वो लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ पे चौकड़ी जमाते थे, वो बैठकर गप्पे शप्पे बातें गांव के लोग वहाँ पे बैठकर करते थे। ठाकुरबारी में साधु संतों का प्रवचन सुनकर, ठाकुर जी का दर्शन कर वो लोग सार्थक मानने लगते थे, खुद को सार्थक समझने लगते थे। उन्हें यह महसूस होता कि ठाकुरबारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो लोगों की ये धारणा थी, ठाकुर जी के पास बैठकर या ठाकुर जी के पास अगर हम अपना खाली समय दें तो हमारे जो सारे पाप है वो पाप वहाँ पर आके मिट जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, लेखक ने जो बातें बताई है यहाँ पे, जो ये सारी बातें ठाकुरबारी के बारे में बताई है कि किस तरह ठाकुरबारी को उस गांव में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लोगों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, ठाकुरबारी में जो महंत रहते थे, जो पुजारी रहते थे, उनके द्वारा गांव में कोई भी फसल होती, गांव में कोई भी त्यौहार होता तो सबसे पहले ठाकुर जी को याद किया जाता था। अब उसके आगे लेखक ने क्या बातें बताई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।